नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन रस्तोगी। मैं गोयल हॉस्पिटल यूरोलॉजी सेंटर कृष्णनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वाइटल्स मॉनिटरिंग की। वाइटल्स मॉनिटरिंग में मुख्यतः 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मॉनिटर करनी होती है, जिसके अंदर पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर और SpO2। इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम वाइटल मॉनिटरिंग्स में काउंट तो नहीं करते, लेकिन अगर हम उनको मॉनिटर करें तो पेशेंट की स्थिति जानने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, जिसमें है पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल और मरीज़ की चेतना। तो आइए हम सब एक एक करके इनके बारे में सीखते हैं। आइए सीखते हैं थोड़ा वाइटल्स मॉनिटरिंग के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके वाइटल्स हमें चेक करने होते हैं। जब भी कोई पेशेंट को कोई कंप्लेंट होती है तो वो अस्पताल आता है और अस्पताल में उसका सबसे पहला काम होता है वाइटल्स मॉनिटरिंग। वाइटल्स मॉनिटरिंग का काम अस्पताल में यूजुअली सिस्टर्स करते हैं, नर्सिंग स्टाफ करते हैं। तो जब पेशेंट का वाइटल्स चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को बताई जाती है। डॉक्टर्स को वाइटल्स देखने के बाद ये डिसीज़न लेना होता है कि मरीज़ के साथ अभी क्या करना है। मरीज़ को क्या हम दवाई देके घर भेज सकते हैं, या मरीज़ की स्थिति ठीक नहीं है उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, या मरीज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको अस्पताल में गहन चिकित्सा में भर्ती करना पड़ेगा। ये सब डिसीजंस डॉक्टर्स वाइटल्स देखने के बाद किए जाते हैं। अब हम एक एक करके सारे वाइटल्स को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं पल्स कैसे नापी जाती है और पल्स का क्या महत्व है। बॉडी के अंदर जो रक्त होता है वो एक क्लोज कंपार्टमेंट में होता है। हार्ट के अंदर से निकल के जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट से निकल के वो पूरी धमनियों में जाता है, और जब वो पूरी धमनियों में जाता है तो एक पल्सेशन आती है और एक प्रेशर भी होता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो पूरी धमनियों में ब्लड जाता है, जिसको हम पल्स कहते हैं। अगर हम पल्स को देखना चाहते हैं तो यूजुअली एक रेडियल पल्स होती है, जो हाथ को अंगूठे की साइड से अगर हम 3 उंगलियों का एक प्रेशर डालें हल्का सा, तो वहाँ पे एक पल्स आपको फील होगी, जिसको कि हम रेडियल पल्स कहते हैं। दूसरा, ऊपर कोहनी की तरफ अगर हम थोड़ा पल्स फील करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम 3 उंगलियों से हल्का सा प्रेशर डालें तो आपको एक पल्स फील होगी, जिसको हम ब्रेकियल पल्स कहते हैं। और तीसरा, गर्दन के अंदर जो ये बीच का हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे में हम अगर हल्का सा प्रेशर डालें तो यहाँ पे भी एक पल्स फील होती है, जिसको कि हम कैरोटिड पल्स कहते हैं। नॉर्मली पल्स 60 से 100 के बीच में होती है। अगर पल्स 60 से कम हो जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया, और अगर पल्स 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ब्रैडीकार्डिया होने का एक मुख्य कारण होता है कि हार्ट से पल्स जनरेट ठीक से नहीं हो रही है। और टैकीकार्डिया होने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, जिसमें एक पहला कारण है बुखार। अगर पेशेंट को बुखार है तो उसकी पल्स बढ़ती जाएगी। अगर दूसरा कारण है हीमोग्लोबिन का कम होना, और तीसरा कारण है ब्लड से बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना। इन 3 कारणों से पल्स बढ़ जाती है। तो हमने अभी देखा कि पल्स क्या होती है, पल्स को हम कैसे नाप सकते हैं, और पल्स अगर कम हो और ज़्यादा हो तो इन सभी कंडीशनों में जांच पड़ताल की ज़रूरत पड़ती है और सही कारण पता लगाकर उसका निदान करने की आवश्यकता होती है। ब्लड प्रेशर, आइए थोड़ा जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है। हमारे हार्ट और हार्ट से जुड़ी सारी आर्टरीज में ब्लड पंप करता है। जब हम हार्ट पंप करता है तो सारी आर्टरीज में ब्लड जाता है, और उसका प्रेशर अगर हम नापें तो वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हमारे पास एक मीटर होता है, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। इसके अंदर एक कफ है और एक मॉनिटर होता है। इस कफ को हम पहले पहन लेते हैं अपने बाजू में, और इस तरह से पहना जाता है कि इसकी ये जो ट्यूब है ये अंदर की तरफ रहे। तो इसको हम बाजू में पहन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहन के दिखाया। ये बाजू में पहन ली और ये जो ट्यूब है ये अंदर की तरफ है। इसके बाद ये ट्यूब इस मीटर से कनेक्ट हो जाती है, और इसके अंदर एक स्टॉप और स्टार्ट का बटन है, इसको हम दबाते हैं। इसको दबाने के बाद इसके अंदर ब्लड प्रेशर, एक प्रेशर जनरेट होता है बाजू के अंदर। वो पहले धीरे धीरे इन्फ्लेट होता है, फिर धीरे धीरे डिफ्लेट होता है। ऐसा ये मशीन 1 या 2 बार करती है, और उसके बाद फाइनली ब्लड प्रेशर आपका आ जाता है।
देखते हैं, अभी 1 मिनट का टाइम, आधा मिनट का टाइम शायद इसमें लगेगा और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है 159/90, ये इस वक्त इसमें रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर 160/90 है। 159 को हम 160 बोल सकते हैं, 160/90। रेस्पिरेटरी रेट, आइए थोड़ा समझते हैं रेस्पिरेटरी रेट के बारे में कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है और इसकी क्या महत्व है। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं और छाती थोड़ा सा बाहर आती है, और जब हम सांस निकालते हैं तो हमारे लंग्स पिचक जाते हैं और छाती थोड़ा अंदर जाती है। एक साइकिल में एक बार छाती के बाहर आने को और अंदर जाने को, ये पूरी एक साइकिल काउंट की जाती है। और इसी तरह से 1 मिनट में कितनी साइकिल्स हुई हैं वो आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है। नॉर्मली अडल्ट्स में ये रेट 12 से 20 के बीच में होता है, लेकिन अगर ये रेट 24, 26, 30 तक चला जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट ठीक नहीं है, और ऐसे में ये जांच का विषय होता है कि रेस्पिरेटरी रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसमें लंग्स में कुछ पैथोलॉजी हो सकती है, लंग्स के किसी हिस्से में कंसोलिडेशन, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन है, जो कि अभी हमने कोरोना के पेशेंट्स में भी देखा। तो ऐसे में ये जांच का विषय होता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट इतना ज्यादा क्यों है, और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार निदान किया जाता है। टेम्परेचर, ये भी वाइटल मॉनिटरिंग में एक अहम पोर्शन है जो कि हमें मॉनिटर करना होता है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास मरकरी के थर्मामीटर होते थे, जिसके अंदर मरकरी धीरे धीरे बढ़ता था टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन अब वो थर्मामीटर एब्सोल्यूट हो चुके हैं, वो हम यूज नहीं करते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के और थर्मामीटर हैं, जिसमें एक तरह का ये थर्मामीटर है जिसको हम डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले एक कॉटन के उससे वाइप कर लेते हैं। वाइप करने के बाद इसमें एक छोटा सा बटन है, इस बटन को हम दबाएंगे और इसमें एक बीप की आवाज आएगी। बटन को दबाने के बाद, बीप की आवाज आने के बाद इसके अंदर एक रीडिंग आती है। उसके बाद हम इसको मुंह में, जीभ के नीचे रख सकते हैं, या बगल में कपड़े हटा के बगल में इसको ऐसे लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इसके अंदर एक दोबारा बीप की आवाज आएगी। इसका मतलब यह है कि इस थर्मामीटर ने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया है, और इसको आप बगल से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको इसमें एक रीडिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं तो इस वक्त इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो अगर आप देख सकते हैं तो 98.6 आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 98.6 बॉडी का टेम्परेचर इस थर्मामीटर में आया है। अगर हम बगल से थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 1 डिग्री जोड़ना होता है, और अगर हम मुंह से थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं तो उसके अंदर कुछ भी जोड़ना नहीं होता, वो एग्जैक्ट टेम्परेचर आता है। दूसरा एक और थर्मामीटर हमारे पास है जिसको इंफ्रारेड थर्मामीटर कहते हैं। ये एक डिवाइस है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है ये। इस डिवाइस से थर्मामीटर नापने में हमें पेशेंट को टच नहीं करना पड़ता। नो टच टेक्निक से हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें एक ये बटन है, ये बटन अभी देख रहे हैं, इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इस बटन को दबाने के बाद और इसको किसी स्किन के ऊपर टारगेट करना पड़ता है, चाहे आप हाथ पे या माथे पे इसको टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट करने के बाद इसके अंदर एक रीडिंग आती है, जो रीडिंग अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर 97.5 है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये नो टच टेक्निक से टेम्परेचर लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। नॉर्मली टेम्परेचर जो 97.6 से लेके 98.6 तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 100, 101, 102 हो जाए तो उसको हम हाई टेम्परेचर बोलते हैं, और इसमें हमें कारण का पता लगाना जरूरी होता है कि किस कारण से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। नॉर्मली जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तब ये टेम्परेचर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना में हमने देखा कि लंग्स के अंदर कोरोना का वायरस इन्फेक्ट हो जाता है और लंग्स
में निमोनिया डेवलप होता है, उसके कारण से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। अगर बोन में इन्फेक्शन हो जाए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो गैस्ट्राइटिस या एंटेरोगैस्ट्राइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के कारण ये टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने का एक मुख्य कारण बॉडी के अंदर बुखार होना और इन्फेक्शन होना होता है। SpO2, SpO2 का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये पता लगाना। ये एक बहुत ही छोटा सा यंत्र है जिससे हम SpO2 मीटर कहते हैं, और इससे हमें ये पता लग सकता है कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। इस यंत्र को हम कैसे यूज करते हैं, आइए ये सीखते हैं। इस यंत्र को उंगली में पहनना पड़ता है। इसके अंदर ये है, इसको आपने उंगली में पहन लिया, और उंगली में पहनने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा बटन है, इस बटन को आप दबा देंगे। बटन को दबाने के बाद इसके अंदर एक बीप की आवाज आती है, और उसके बाद ये मीटर रीड करता है। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मीटर ने जो रीडिंग आई है वो 97 आई है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त मेरे खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 97% है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल 94 से लेके 99 तक या 100 तक नॉर्मल होती है। अगर खून में ऑक्सीजन की मात्रा 94 से नीचे है और 90 के ऊपर है, तब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। वो अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में भी, और अगर घर पे है तो घर पे भी। लेकिन अगर मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम है तो निश्चित तौर पर उसको अस्पताल में केयर करने की जरूरत है, और अस्पताल में उसको ऑक्सीजन दिए जाने की जरूरत है, जिससे कि हम टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। कोरोना के इस काल में ये पल्स ऑक्सीमीटर डॉक्टरों के लिए पूरा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इस पल्स ऑक्सीमीटर ने हमें ये बताया कि कौन सा मरीज ऐसा है जिसको अस्पताल में तुरंत इलाज की जरूरत है, और कौन सा मरीज ऐसा है जो घर पे रह के हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए खून में ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर करने के लिए इस यंत्र का हमने सहारा लिया, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं कि पूरे शरीर में पूरी जो सेल्स होती हैं उनको काम करने के लिए, एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है, और वो शुगर पूरी धमनियों के द्वारा हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि खून में शुगर की मात्रा कितनी है, ये हम देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा यंत्र होता है जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। ये ग्लूकोमीटर अभी आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक ये स्ट्रिप होती है, जो स्ट्रिप हम ग्लूकोमीटर में लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसमें हम एक छोटे से कॉटन से अपने फिंगर को वाइप करके एक निडल से पंचर करके, एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि निडल से कैसे पंचर करते हैं। एक ये निडल है, इस निडल से पंचर करके, यहाँ पंचर करने के बाद एक जो ब्लड की ड्रॉप आती है, इस ड्रॉप को हम यहाँ ऐसे टपका देते हैं, और टपकाने के बाद इसके अंदर रीडिंग आने में थोड़ा समय लगता है। जो रीडिंग इसके अंदर आती है वो रीडिंग हमें 3 समय में अलग अलग देखनी पड़ती है। यदि हम ब्लड शुगर बिल्कुल रात को खाली पेट, रात को सोए हैं और सुबह बिल्कुल खाली पेट बिना कुछ खाए पिए अगर हमने ये ब्लड शुगर चेक किया है, तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रीडिंग 80 होती है। दूसरी होती है जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। अगर वो रीडिंग 120 तक आ रही है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। और तीसरी होती है, एक हो गई फास्टिंग होती है, दूसरी पीपी हो गई, और तीसरी होती है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है कि किसी भी समय हम अपना शुगर चेक करें और वो चेक कर ले कितनी आई है। तो वो अगर 140 तक भी आ रही है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। ब्लड शुगर अगर 80 से नीचे 70 हो जाए तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर 70 से भी नीचे 50, 40, 35 अगर ऐसी कोई रीडिंग आती है तो ये एक चिंता का विषय होता है। या दूसरी तरफ हाई में अगर ये 300, 350, 400 की रीडिंग इस ग्लूकोमीटर में आती है तब भी ये चिंता का विषय होता है। दोनों ही कंडीशनों में हमें ये जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि ब्लड शुगर कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है, और जो भी कारण हमें मिलता है उस कारण को हमें तुरंत निदान करना पड़ता है।